Hi friends, good evening. Welcome to XMB. I hope you are healthy and you are preparing well for your examinations. So आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लेंडिंग. सो बिफोर आई बिगिन लेट मी टेल यू कि इस लेक्चर के पीडीएफ को एक तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलो. दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड नाबार्ड ग्रेड ए, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है. प्लस किसी भी एग्जाम का आप जो दे रहे हो बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर से. लेकिन सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि डिजिटल लैंडिंग है क्या. अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो फिर हम पूरे लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाएंगे. सो सबसे पहले देखेंगे हम न्यूज क्या है, हम क्यों देख रहे हैं इस लेक्चर को. तो देखो, ये 2 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आता है, गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लेंडिंग. तो हम पर्टिकुलरली इस लेक्चर में इस नोटिफिकेशन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस पे आरबीआई ने क्या बोल रखा है. राइट, शुरू करते हैं हमारे वही सवाल से कि डिजिटल लेंडिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज डिजिटल लेंडिंग. तो देखो, ये नाम से ही बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है. लेंडिंग मतलब क्या है, उधारी लेना. ठीक है, उधारी लेना, और डिजिटल वर्ड उसके साथ जुड़ गया. इसका मतलब ये जो उधारी है, मैं किसी दोस्त से नहीं मांग रहा हूं. मैं ऐसे कुछ एप्स जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में है, वहां से मैं ये लेंडिंग, मतलब वहां से मैं ये उधारी ले रहा हूं. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजिटल लेंडिंग. तो आप अगर देखोगे गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे, तो ऐसे बहुत सारे, इवन हजारों में ऐप हैं जो कि बहुत छोटे दरों पे, मतलब छोटे लोन्स आपको देते हैं, जिनका टिकट साइज 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 इतने छोटे होते हैं. राइट, तो ये तो कुछ ऐप आपके सामने है एज एन एग्जांपल, बट ऐसे बहुत सारे ऐप हैं. आई होप डिजिटल लेंडिंग क्या है ये आपको समझ में आ गया. अब उसके बाद सवाल आता है कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है. बिकॉज इस इकोसिस्टम को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमको आगे चल के पूरे लेक्चर को डिकोड करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा. तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इकोसिस्टम कैसे काम करता है. राइट, तो अभी हमने डिजिटल लेंडिंग का मतलब को समझा. जो प्लेटफॉर्म है वो मोबाइल फोन, मतलब मोबाइल ऐप या वेबसाइट है. मतलब ये जो लेंडिंग का प्रोसेस होता है, आइदर दिस इज थ्रू ए मोबाइल फोन, आई मीन मोबाइल ऐप, और थ्रू ए वेबसाइट, तभी वो डिजिटल लेंडिंग कहलाएगा. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 60 to 100%. तो देखो, आप सोचोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हाई है. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसीलिए हाई है क्योंकि इनका जो टिकट साइज है ना, ये बहुत छोटा है. मतलब मान के चलो, आज के दिन में मुझे 3,000 रुपए की जरूरत है. ठीक है ना, वो बहुत इमीडिएट मुझे अभी चाहिए, 1 घंटे के अंदर. सबसे पहले कोशिश मैं यही करूंगा कि ये मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा. बट एज्यूम ये करता हूँ कि मुझे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली से नहीं मिलेगा. सो इन दैट केस ये एप्स मुझे हेल्प कर सकती है. मैंने ऐप डाउनलोड किया, मैंने अपना डेटा डाला, मैंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड डाला, जो भी डेटा वो मांगेगी, राइट, क्योंकि मुझे जरूरत है तो मैं डेटा दे दूंगा. उसके बाद मैंने ऐप में लोन अप्लाई कर दिया, और तब मुझे पता चला, आई मीन मुझे इंटरेस्ट रेट का पता चला कि 4,500 रुपए वो 15 दिन बाद मेरे से वसूलेंगे. तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मेरी जरूरत बहुत है, तो मैं ले लिया 4,500 रुपए का, मतलब 3,000 का लोन लिया और एग्री किया कि 4,500 रुपए मैं 15 दिन बाद पे करूंगा. सो इनका जो टिकट साइज, मतलब लोन अमाउंट है ना, वो बहुत छोटा है. 3,000, 5,000, 10,000, अप टू 50,000 रुपए. ठीक है, मतलब छोटा छोटा लोन देते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. अब देखो, छोटे लोन, 3,000 रुपए का लोन, मतलब ये तो पर्सनली ही हो गया, है ना. जब 3,000 रुपए में इंसान क्या ही खरीद लेगा, मतलब ना तो ये, इसको हम कहाँ पे क्लासीफाई करें, ना ये, मतलब इसका क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, आप एक व्हीकल लोन ले रहे हो तो भी कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए का एक बाइक या स्कूटी जो भी है वो आता है. कार लोन 5, 10 लाख, 15 लाख, जिसकी जैसी सैलरी, जिसकी जैसी हैसियत, वो ऐसा कार लेता है तो वैसे लोन लेता है. इन केस ऑफ हाउस तो वो भी वैसा है. लेकिन जब लोन कोई 3,000, 4,000, 5,000 का लेता है तो उसको हम कहाँ पे क्लासीफाई करें. सो इन दैट केस, तो ये लोग यहाँ पे इस वाले मार्केट को टैप किए हैं. ठीक है, जो टेन्योर होता है वो बहुत कम होता है, 7 से 15 दिन, जैसे कि हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल पे देखा. और जो लोन रिकवरी मोड है ना, ये इनका सही नहीं है. मतलब एक तो रिपीट कॉल करेंगे, उसके बाद नेमिंग एंड शेमिंग. अब इसमें एक चैलेंज को आप समझो, मतलब आप जब एक ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप उसमें बहुत सारा परमिशन देते हो. राइट, परमिशन आप नहीं दोगे तो ऐप नहीं चलेगा. अगर आपको लोन की जरूरत है तो ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ सोचोगे नहीं, आप सब परमिशन दे दोगे. वो क्या करेगा, आपके कॉन्टैक्ट बुक से सब कॉन्टैक्ट उठा के ले जाएगा.
अब जैसे वो कांटेक्ट उठाया ना, तो उनको एक आइडिया है कि आपका यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड कौन है, किससे आप ज़्यादा बात कर रहे हो, या कौन आपके ऑफिस कलीग्स हैं, या कौन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मतलब क्लोज है। जैसे मॉम का नंबर आप मॉम ही लिखोगे या माँ लिखोगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग क्या करते हैं ना, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स को, आपके क्लोज फ्रेंड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बेस्ट फ्रेंड को आपने लिख दिया है ना, बेस्ट फ्रेंड, BSTFRND फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, उनको फोन करके बोला जाएगा। राइट, तो ये बहुत सारे केसेस में क्या देखा गया है, जो रिकवरी मोड है ना, वो मतलब अब 4,500 देना है, अब हो ही सकता है। देखो, जिसको 3,000 रुपए की जरूरत 1 घंटे में हो सकती है, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है कि 15 दिन बाद वो बंदा 4,500 रुपए समय पे रिटर्न कर पाए। ऑब्वियसली जो कर दिया समय पे तो कर दिया, कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया कि वो नहीं कर पाते हैं। राइट, तो वहां पे रिपीटेड कॉल्स, नेमिंग एंड शेमिंग, बहुत सारा बात होता है। ठीक है, तो ये इस पे और हम डीप नहीं घुसते हैं, हम इसके डेटा को समझते हैं। इसको बोला गया है डेट ट्रैप। मतलब आज जब मुझे जरूरत है तो मैंने ले लिया 3,000 रुपए। राइट, अब जो इतने छोटे लोन लेने वाले जो लोग होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत ज्यादा इनकम ग्रुप में नहीं आते हैं। राइट, या ऐसा भी देखा गया है कि ये रेगुलर इनकम वाले लोग भी नहीं है। सो 15 डेज बाद, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया ये 3,000 रुपए, तो 15 डेज के बाद तो मुझे ये 4,500 रुपए पे करना भी थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाएगा। राइट, तो ये डेट ट्रैप है। हो सकता है कि ये 6,500 पे करने के लिए मैं कोई और ऐप डाउनलोड करके वहां से मैं 4,500 रुपए लेके आया, और यहाँ मैं पे कर दिया, और वहां पे मैं 15 दिन का और डेट बढ़ा लिया, और मैंने एग्री किया कि अब मैं 6,000 रुपए पे करूंगा और 15 दिन बाद। अब सोचो, एक महीने में मेरा डेट जो है डबल हो गया। आज मैंने 3,000 का उधारी लिया, लेकिन ठीक आज से एक महीना बाद मैं 6,000 के डेट पे बैठा रहूंगा, एंड ये साइकिल कंटिन्यू होकर मैं डेट ट्रैप में फंस जाऊंगा। राइट, तो यही चीज देखा गया है। अभी इसके पीछे आरबीआई का जो वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने 600 इलीगल ऐप बताए, बट तो ये जो सारी चीजें ना, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इस वाले लाइन को ध्यान दो, बाकी सारा चीज मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप चीज समझो, एन आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल रिसीव 2562 कंप्लेंट ऑन सच लोन ऐप फ्रॉम जनवरी 20 to 21। ठीक है, तो देखो 2562 कंप्लेंट्स आया है आरबीआई के पास। सो मतलब मामला यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, अभी तक हमने जो समझा। अगर हम कंप्लेंट के लिस्ट पे स्टेट देखें, कौन से स्टेट सबसे आगे हैं, तो हम देखते हैं महाराष्ट्र सबसे आगे है, देन कर्नाटका, यूटी ऑफ दिल्ली एंड सो ऑन। तो ऐसा देखो, ये है कंप्लेंट के लिस्ट। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि और स्टेट्स में नहीं है, और भी स्टेट्स में है, बट यस, ये मेजर स्टेट्स है जहां से कंप्लेंट रिसीव हुआ है। एंड ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया है, बट इश्यू एग्जिस्ट करता है। तो आई होप ये इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया, और इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा चैलेंज जो डेट ट्रैप है, वो भी आपको समझ में आ गया है। हम अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे टाइमलाइन पे। सो देखो, ये जो चीज है ना, ये वन डे प्रोसेस नहीं है, मतलब ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। कोविड के समय से मतलब कोविड के समय ये पीक पे था। राइट, उससे पहले से चल रहा था, लेकिन कोविड के समय लोगों का जब इनकम हिट हुआ, तब लोगों ने ये फैसिलिटी को बहुत ज्यादा यूज किया, और तब लोग डेट ट्रैप में फंसते गए। और तभी इन लोगों ने, मतलब जो डिजिटल लेंडिंग एप्स है, इन लोगों ने बहुत सारा कॉल किया, लोगों को नेम एंड शेम किया, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। इसको देखते हुए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 2562 कंप्लेंट्स रिसीव हुए, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 13 2021 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया। आरबीआई में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जयंत कुमार दास, उनके अंडर में ये वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया गया ऑन 13 जनवरी 2021, और उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया नवंबर 18 2021। ठीक है, अपना फाइंडिंग्स को सबमिट किया। मतलब रिपोर्ट, मतलब बेसिकली वर्किंग ग्रुप का काम ही होता है फाइंड करना। उनको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक सोल्यूशन निकालना, प्लस वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जड़ को ढूंढ के निकालना कि कहाँ से अराइज हुआ है। तो सेम चीज इन्होंने भी निकाला। तो अब इस रिपोर्ट में है क्या, तो उन्होंने ये ढूंढ के निकाला कि इंडिया में समवेयर अराउंड 1100 एप्स है। कहाँ पे हैं ये? आपके गूगल प्ले स्टोर पे हैं और iOS स्टोर पे हैं। राइट, तो इसमें से इन्होंने बोला कि जो 600 एप्स हैं, ये भैया है इलीगल। मतलब ये किसी से रेगुलेशन नहीं है, ये जिन्होंने ऐप को इशू कर दिया,
और ये लेंडिंग का काम शुरू कर दिया इन्होंने। इनके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब लीगल इनको राइट्स मिला हुआ नहीं है कि आप डिजिटल लेंडिंग का काम कर सकते हो, राइट। तो ऐसा कितने ऐप है? 600। तो देखो 50% से ज्यादा है। मतलब प्रॉब्लम का जड़ तो यही पे है कि 50% से ज्यादा ऐसे ऐप्स हैं जो जिनके पास कोई लीगल बैकिंग है ही नहीं। तो मतलब डेट ट्रैप में जिन लोग फंसे तो वो कितने लोग होंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं डिटेल गाइडलाइंस कि आरबीआई, इसके बाहर आरबीआई ने क्या बोला। तो डिटेल गाइडलाइंस को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो जयंत कुमार डैश का वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने ये जो एप्स है, मतलब डिजिटल लेंडिंग का काम जितने लोग भी करते हैं, इनको उन्होंने 3 बकेट में डिवाइड किया, ठीक है। या आप बोल सकते हो उनको 3 अलग अलग डिवीजन दिया कि क्लासिफाई कर सकते हैं हम। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इनका ये है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। एग्जाम्पल के तौर पे आप योनो ले लो, ठीक है। योनो ऐप ले लो, मतलब ये डायरेक्टली रेगुलेटेड किससे कर दे? रेगुलेशन किनका है? आरबीआई का। योनो ऐप किसका? एसबीआई का। एसबीआई किसका? एसबीआई एक रेगुलेटेड एंटिटी है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो योनो भी क्या हुआ? एक रेगुलेटेड एंटिटी का है, तो वो रेगुलेटेड बाय आरबीआई होगा। सो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन या बकेटाइजेशन, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। दूसरा है ऑथराइज है वो, बट आरबीआई से नहीं है। तो ये लोग भी सही काम कर रहे हैं, मतलब आरबीआई से वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो उनको अथॉरिटी दे के रखा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेबी, या तो कोई और रेगुलेटर, उस पर हम नहीं जाते, बट उनको ऑथराइजेशन मिला हुआ है। तीसरे ऐसे लोग हैं जो लेंडिंग आउटसाइड द रेगुलेटरी प्रोविजन है, मतलब ये जो लोग हैं, ये ना फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये ना सेकंड कैटेगरी में फॉल करते। तो भैया है कौन ये? यही लोग तो इलीगल है, जिनके पास कोई रेगुलेटरी बैकिंग नहीं है। ये आए, अपना ऐप बनाए और मस्त लेंडिंग का काम शुरू कर दिए। मतलब दिस आर द पीपल हु वेर क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द मार्केट। आई बात समझ में आपको? अब हम समझते हैं डिटेल गाइडलाइंस जो 3 हेड में है। सबसे पहला हेड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंडक्ट इशू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोन डिस्पर्सल। सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंडक्ट इश्यूज पे क्या बोला है। तो लोन डिस्पर्सल में क्या बोला गया है कि जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो बिटवीन द बैंक अकाउंट ऑफ द बोरोअर एंड द रेगुलेटेड एंटिटी विदाउट एनी थर्ड पार्टी, मतलब कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये जो मान के चलो आप कोई भी एक ऐप, एक्स ऐप का नाम है, एक्स ए लिखता हूं, है ना, एक्स ऐप नाम है, और यहां पे मैं हूं, मुझे एक लोन चाहिए। तो मैंने जब यहाँ पे लोन की अप्लाई की ना, तो देखो ये ऐप कोई ना कोई तो चला रहा है, किसी ना किसी को, मतलब कोई ना कोई तो उसको पैसा देगा, तभी जाके ये मुझे लेंड कर पाएगा, ये पैसा दे पाएगा। तो ये ऐप का एक सेपरेट बैंक अकाउंट है, बट जो इंसान इसको दे रहा है लोन, वो पीछे छुपा हुआ है। वो तो या तो एनआरआई है, नहीं तो कोई एचएनआई है, ठीक है। उसके बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में आ रहा है, ये फिर मुझे लोन दे रहा है। तो देखो थर्ड पार्टी, ये तो एक एक्चुअली में इसको, ये तो इलीगल ही है, बट उसके बावजूद भी काम ऐसा चल रहा था। तो जिससे क्या हो रहा था ना, जब मैं लोन ले रहा हूँ मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे लोन एक्चुअली में दे कौन रहा है, ना ही किसी और को। तो अब ये वाला चीज को बंद किया गया और बोला गया है कि भैया जो लोन देने का जो प्रोसेस है, वो ओनली बिटवीन जो लोन दे रहा है उसके बैंक अकाउंट और जो लोन ले रहा है उसके बैंक अकाउंट, ये दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन होगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। करेक्ट? हाँ, फिनटेक मतलब फिनेंस टेक्नोलॉजी अंदर रह सकता है, बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन होगा, बट ये एक टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा ना, कैप के थ्रू होगा, वो रेगुलेटेड एंटिटी कहलाएगा। तो फिनटेक बीच में रहेगा, बट बैंक अकाउंट फिनटेक का बीच में नहीं रहेगा। सो ये चीज आप समझो। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, अगर हम फीस की बात करें, मतलब फीस कितना चार्ज करेगी, तो यहाँ पे है डायरेक्टली बाय द रेगुलेटेड एंटिटी नॉट बाय द बोरोवर्स। तो यहाँ पे आरबीआई एकदम क्लियर कर दिया कि जो भी प्रोसेसिंग फीस है, जो भी है, ये आप पे करोगे, बोरोवर पे नहीं करेगा, क्योंकि टिकट साइज छोटा है। नेक्स्ट चलते हैं की फैक्ट स्टेटमेंट। आरबीआई ने ये भी बोला है कि लोन देने से पहले रेगुलेटेड एंटिटी, मतलब देखो हम यहाँ पे जो भी बात करें, हम अब यहाँ पे आप बात करें लीगल, लीगल रास्ते की बात करें, मतलब यहाँ पे तो इलीगल है ही नहीं कोई, राइट। तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको लोन देने से पहले एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना होगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा क्या? मस्ट टू बोरोवर बिफोर एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट, एकदम मस्ट, मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। देन
डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ डिजिटल लोन, जितने तरीके की भाई फीस टर्म्स एंड कंडीशन वो करने वाले हैं सब इसमें लिख के दे दो, कल के डेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। देन इनफॉर्म ऑफ एनुअल परसेंटेज रेट, मतलब ईयरली आप कितना चार्ज करोगे रेगुलेटेड एंटिटीज को। आरबीआई बोल रहा है कि ईयरली आप जितना भी चार्ज करोगे भैया आप उसको एनुअल परसेंटेज रेट के हिसाब से लिख दो। किसमें? की फैक्ट स्टेटमेंट में। जब की फैक्ट स्टेटमेंट कब दोगे? बिफोर एग्जीक्यूटिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब जो लोन ले रहा है, इस केस में मैं लोन ले रहा हूँ, तो मुझे की फैक्ट स्टेटमेंट के थ्रू सब पता रहेगा कि कितना परसेंटेज मुझे चार्ज करेंगे, कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं, नो ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ क्रेडिट लिमिट। अब मैं कितना भी अच्छा पेमेंट क्यों ना करूं टाइम से, मेरा जो लिमिट है ऑटोमेटिक नहीं बढ़ा सकता। मुझे सबसे पहले रेगुलेटेड एंटिटी को पूछना होगा, मिस्टर तुषार ये आपकी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है एंड वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म कि आप आपका लिमिट हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप बोलो तो मतलब ऐसा एक ईमेल आएगा, ऐसा कुछ फोन आएगा, कुछ होगा, मैं उनको अथॉरिटी दूंगा, हाँ भैया आप बढ़ा दो, यस आई वांट दैट, तभी वो बढ़ा सकते हैं। तो नो ऑटोमेटिक, पहले क्या होता था ऑटोमेटिक बढ़ जाता था ना, आपको 10,000 का लिमिट मिला, ऑल ऑफ ए सडन सुबह उठे आप देख लिया, अरे वाह लिमिट 25,000 हो गया। उससे क्या होता है ना, मतलब इंसान अपने फाइनेंशियल एबिलिटी से बाहर जाके स्पेंड करता है और वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो उसको बंद करने के लिए नो ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ क्रेडिट लिमिट। अब आता है एक कूलिंग ऑफ लॉकअप पीरियड। ऐसा हो ही सकता है आज के दिन में मैंने 3,000 रुपए लोन लिया, ये बोल के कि भैया 1 महीने बाद तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल या परसों मेरे पास ये पैसा रिटर्न आ गया, तो मैं ये पे कर देना चाहता हूँ। तो ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ये भी की फैक्ट स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन रहेगा कि हाँ, अगर आपने 1 महीने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर आपने 1 महीने के लिए लोन लिया है तो आपको 10 दिन तक उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको क्लोज कर सकते हो। और उसके बाद उसमें जो पेनल्टी लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा 10 दिन के बाद, वो सारा चीज की फैक्ट स्टेटमेंट में तो डिटेल में लिखा हुआ रहेगा विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन करते हुए। तो ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, आरबीआई ने ये भी बोला है कि हाँ रेगुलेटरी एंटिटीज को आप एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखो, उसके बाद अगर कस्टमर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है बाई पेइंग द प्रिंसिपल एंड प्रोपोर्शनेट एपीआर। एपीआर मतलब इंटरेस्ट रेट विदाउट पेनल्टी। हाँ, अगर 10 दिन पहले मैं करना चाहूँ तो शायद मुझे पेनल्टी लग जाए, बट 10 दिन तक का तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा, और उसके बाद जो प्रिंसिपल बचा है वो तो मुझे पे करना है, प्लस जो 10 दिन का जो इंटरेस्ट होता है 10-12 दिन का, वो इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा। नेक्स्ट आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर मस्ट फॉर एलएसपी। एलएसपी कौन है? लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, इनको हम डीएलएस भी बोल सकते हैं, मतलब डिजिटल लेंडिंग एप्स, तो दोनों सिनोनिम है। तो grievance redressal, if complaint not solved by RE in 30 regulatory entity in 30 days, she can lodge complaint under RBI integrated ombudsman scheme। मतलब मैंने कोई कंप्लेन किया, कोई ग्रीवियंस है, 30 दिन तक अगर जो रेगुलेटरी एंटिटी है वो सॉल्व नहीं कर पाया, मैं सीधा सीधा जाऊंगा आरबीआई ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड वेबसाइट पे, जाके इनके नाम पे कंप्लेंट ठोक दूंगा। तो आरबीआई ने वो मुझे अलाउ कर दिया है। समझ में आ गया ये? अब हम आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट। एक फिर से मैं एक स्लाइड पीछे जाऊंगा, अभी हमने क्या समझा? कस्टमर प्रोटेक्शन एंड कंडक्ट इशू। अब हम समझते हैं टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट। इस पे आरबीआई ने क्या बोला है? इस पे आरबीआई ने बोला है डेटा कलेक्टेड बाय द डीएलएस, मतलब डिजिटल लेंडिंग एप्स, शुड बी नीड बेसिस्ड। ठीक है, याद करो मैंने शुरू में क्या बोला था, जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं हमसे दुनिया भर का परमिशन मांगा जाता है, हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर को मांगे जाते हैं, हमारे पूरे कॉन्टैक्ट्स वो उठा के लेके चले जाते हैं, तो वो नीड बेसिस में होना चाहिए भैया। आरबीआई ने बोल दिया रेगुलेटरी एंटिटीज को, मतलब डीएलएस डिजिटल लेंडिंग एप्स को, कि तुम वही डेटा कस्टमर से उठाओ और मांगो जो तुमको जरूरत है। अगर तुमको नीड है तो उठाओ, नहीं नीड है तो मत उठाओ। आ गया समझ में? तो ये सारा चीज तो आरबीआई ही मॉनिटर करेगा कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ऑप्शन may be provided for borrower to accept or deny consent for use of specific data। अगर मुझे लगा कि नहीं भैया मैं मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल तो नहीं दूंगा, तो मैं उसको डिनाई कर सकता हूँ, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट में आरबीआई ने ये बोला। आगे चलते हैं हम, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है? तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है, एनी लेंडिंग सोर्स थ्रू डीएलएस आइदर ऑफ आरई और एलएसपी एंगेज्ड बाय आरई। तो देखो ये लाइन आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं एक्सप्लेन कर दूं।
आइदर ऑफ द आरई मतलब या तो रेगुलेटेड एंटिटीज और द एलएसपी और ऑफ द एलएसपी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर एंगेज्ड बाय द आरई। मतलब ऐसा हो सकता है रेगुलेटेड एंटिटी कौन है, एग्जांपल के तौर पे एसबीआई है, या नहीं चलो मैं आपको ना एक रियल एग्जांपल देता हूँ। आइदर ऑफ आरई मतलब मान के चलो इक्विटास, इक्विटास बैंक है, ठीक है, और एलएसपी ये है आपका नियो एक्स। नियो एक्स नाम का एक ऐप है जो कि इक्विटास बैंक के साथ लिंक्ड है, तो ये रेगुलेटेड एंटिटी है, राइट। तो इसीलिए मैंने रियल एग्जांपल दिया आपको। एलएसपी कौन है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे नियो एक्स है, एंगेज्ड बाय द आरबीआई। तो इसको किसने एंगेज किया, ऑब्वियसली इक्विटास बैंक ने एंगेज किया ना। तो ये तो डायरेक्टली आरबीआई इसके साथ लिंक नहीं है, बट ये तो है। सो बात बात वही है, is required to report to the credit information companies by the RBI irrespective of its nature and tenor। मतलब आरबीआई ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बोल दिया कि भैया लोन आप 3,000 का दो, 50,000 का दो, तुम एक हफ्ते के लिए दो या 6 महीने के लिए दो, तुमको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में बताना पड़ेगा कि फलाने ने लोन दिया है। सिंपल सा बात है। आगे, all new digital lending products extended by REs over merchant platform involving short-term credit or deferred payment are required to be reported to CIC by the RE। आ गया समझ में, सेम थिंग है जो मैंने बताया, दोनों लाइन पे अलग अलग लिखा हुआ है। सो अब हम फिर से ना उस पे चले जाते हैं जो सबसे पहले हमने देखा था, व्हाट इज द न्यूज। अब आप सोचोगे हमने तो पूरा चीज समझ लिया है, तो सर अब इसको क्यों दिखा रहे हैं। तो देखो इसको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने अभी 2 सितंबर को ये सारा चीज ऐड किया है। वो क्या है देखो, ओके, RE shall be given time till November 30, 2022 to put in place adequate system and process to ensure that existing digital loan sanctioned as on the date of circular are also in compliance with the guidelines, both letter and spirit। मतलब जो regulated entities किसी ऐप को पहले engage करते थे तो वो किसी फ्रेमवर्क के अंदर में नहीं था, लेकिन अभी ये गाइडलाइन के बाद तो फ्रेमवर्क के अंदर में आ गया है, राइट। सो उनको टाइम दिया है आरबीआई ने November 30, 2022 तक कि भैया आप जो है ये फ्रेमवर्क के अंदर में काम करो, बट आपको टाइम मिलता है November 30, 2022। कौन से लोन्स के लिए, जो आप ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हो उनके लिए। नए के लिए तो ऑब्वियसली आपको नियम फॉलो करना है जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, बट जो ऑलरेडी आप नियम से पहले फॉलो कर चुके हो उनके लिए आपको टाइम मिलता है November 30, 2022 फॉर एग्जिस्टिंग डिजिटल लोन सैंक्शनड एज ऑन द डेट ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर की डेट से पहले तक जो भी किए हो उसको तुम इस फ्रेमवर्क के अंदर में लेके आ जाओ। देन आरबीआई ने ये जो पावर है, आरबीआई कहां से ड्रॉ करता है वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 21, 35A एंड 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देन Section 45JA, 45L and 45M of the Reserve Bank of India Act 1934। उसके बाद 30A, 32 ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक 1987। तो देखो ये हाउसिंग बैंक जो लोग हाउसिंग सेक्टर पे एप्स है वो उन सारों के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये फैक्टरिंग पे भी आता है एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज पे भी आता है। सो आई होप अब ये पूरा जो गाइडलाइंस है ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। इससे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।